बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं उस्मा एजाज़ खान। हम दोनों आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहते हैं। जी नाजरीन, हम मौजूद हैं यहाँ पे एक नई सुबह और नए आगाज़ के साथ, और आपको ये बताने के लिए कि हम आज जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो तो अपनी जगह है, लेकिन आज की सुबह हमारी कैसी गुजरी, आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा गुजरेगा, हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आपकी सुबह जो है वो भी इसी तरह से खुशगवार हो, हसीन हो। फजर की नमाज के बाद जल्दी उठा करें, एक नई सुबह के साथ रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह ताला का ये कहना है जो लोग अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं उनके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए ऐसा ही है। पाकिस्तान भर में इस वक्त मौसम बहुत खूबसूरत है। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है, कहीं कम कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, वरना बादलों की आंख मचोली का सिलसिला तो जारी ही है। इसी के साथ साथ जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद सड़कों पे, घरों में पानी की जो एक रेल पिल देखने को मिल रही है ना, वो कोई उसमें अच्छी बात नहीं है। मैं आपको क्या बोलूं, आप सही कह रहे हैं कि अब्र रहमत जहमत ना बने। अल्लाह ताला हम सबको इस जहमत से महफूज रखे, आमीन इलाही आमीन। लेकिन साथ साथ कहीं पानी नलकों में तो है नहीं, आपको नज़र आता होगा, आप जगहों पे जाएं वहाँ नलकों में पानी नहीं है। हमारे पास ऐसे रिजर्वायर्स नहीं है जहाँ पे हम पानी को, जो बारिश का पानी है उसको सेव कर सकें और फिर उसको यूटिलाइज कर सकें। बेशक अल्लाह की तरफ से अब्र रहमत है, लेकिन वो तमाम तर लोग जो शायद उनके लिए ये जहमत बन जाती है, उनका भी ख्याल हमें कहीं ना कहीं और किसी न किसी तौर पर ज़रूर रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। और हमारी जो रियासती सतह पर कोशिशें जो हैं उन ख़ास लोगों के लिए होनी चाहिए जो इसमें परेशान होंगे, क्योंकि देखो उस्मा, अभी भी ना अनफॉर्चुनेटली जो आखिरी जो सैलाब आया है बड़े पैमाने पे सिंध में, बलूचिस्तान में, वो अच्छा अभी भी सिंध में ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां सैलाब का पानी है और वो पानी नहीं निकाल सके हम लोग, ठीक है। और अभी जो मौजूदा जो ख़तरे वाली ख़बर है वो ये है कि भारत ने एक बड़ा पानी का रेला जो है वो छोड़ दिया है। रावी और चनाब में सैलाब का ख़तरा है। उसके जो करीबी लोग हैं उनसे तो सबसे पहले हदायत ये है कि आप तो नकल मकानी कर जाएं यहाँ से, जो है ना वो प्लीज़ अपने अपने घरों को आप लपेटें और कहीं दूर चले जाएं। आप आर्जी तौर के लिए, जब तक ये सैलाब का ख़तरा टलता नहीं है। और हुकूमत को भी इस हवाले से कोई सीरियस जो प्लान है, सीरियस मनसूबाबंदी जो है वो दिखानी होगी। फ़हीम, होता ये कि हुकूमत ये कहती है कि हमने बड़ी सीरियस मनसूबाबंदी की है। आपको पता है मनसूबाबंदी होती क्या है? ये करते ये हैं कि इनको खदशा तो होता है ना भारत से कि वो पानी छोड़ेगा। अब ये करते ये हैं कि जिस जगह से पानी आते हैं उस पर एज लगा देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जो एक रेला आ रहा है वो एज को कहाँ तक सह पाएगा? तो कोई ना एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कोई इन्होंने मनसूबाबंदी नहीं की हुई है। मुझे खुद आप ये बताइए, मैं हो गई, आप हो गए, अपने अपने घरों को छोड़ के जाना कितना मुश्किल काम है। और जो रिहेबिलिटेशन का जो एक पीरियड है ना, जो रिहेबिलिटेशन की जो जगह बनाई है वहाँ पे ये कह देते हैं कि आप उठ के चले जाएं, हम आपको, लेकिन अगर इनके घर तबाह बर्बाद होते हैं तो उनको बनाया नहीं जाता। ये बड़ी कंसर्न बात है। मेरे ख्याल के तबाह बर्बाद भी होने चाहिए। पानी, बारिश अल्लाह ताला की एक नेमत है, रहमत है, पानी भी एक नेमत है। और ये पानी जो है ना, ये पैसा है जिसको हम अपने सामने इस तरह बहते हुए देखते हैं और इन दी एंड वो समंदर में बहा देते हैं हम। खैर, इस हवाले से फ़िक्र की ज़रूरत है और अल्लाह करेगा कि ऐसे हुक्मरान और ऐसी ताकतें जो हैं वो हमारे सर पे आएंगी जो मतलब पाकिस्तानी अवाम की कम अज़ कम बारिशों से जो है ना वो पैदा होने वाली मुश्किलात को ख़त्म करेंगे। बहुत एक बड़ी बात है कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक ख़ास करम और ख़ास रहम भी है कि जो आफात आती हैं वो कहीं ना कहीं टल जाती हैं। अब बाकी सारी चीज़ें एक नेचुरल फिनोमिना का हिस्सा है, ऑन एंड ऑफ होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको सारी चीज़ों से महफूज रखे, आने वाली आफात से महफूज रखे। आमीन। अच्छा, कि न्यूज़ ऑफ द डे क्या है आज, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इस वक्त वो सारे पाकिस्तानी जो क्रिकेट से कोई लगाव रखते हैं वो बड़े फिक्रमंद हैं कि भी सबके ज़बान पे एक ही सवाल होता है आजकल कि क्या एशिया कप हो रहा है और क्या पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये वाला वर्ल्ड कप बहुत ही एक साजगार माहौल में होने वाला है। जो उसमें होता ये है कि जो विकेट्स हैं वो पाकिस्तानी विकेट से मिलती जुलती हैं, क्योंकि इंडिया में हो रहा है
तो पाकिस्तान की टीम वनडे इंटरनेशनल की बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है और बड़े चांसेस हैं कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत भी जाए। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वो लोग जो हैं वो एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आना चाहते और हम लोगों ने ये कहा है कि अगर वो पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हम भी जो है वो भारत जो है वो खेलने के लिए नहीं जाएंगे। एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो पेश किया गया था वो भारत की तरफ से कि जनाब ठीक है, जो एशिया कप के मैचेस हैं वो इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो वो कहीं बाहर एक श्रीलंका में किसी मिडिल पॉइंट पे जो है वो खेल लेंगे। लेकिन बात नहीं बन रही है। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ना फहीम, ये बड़ी खतरनाक है। बजाय इसके कि इस रीजन के जो लोग हैं यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो करीब के लोग हैं ना, इनको जोड़े रखने के बजाय ये आपस में ही चाहे खेलों के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से इनका जत्था बन नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसा है। खैर इसके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इसके लिए उन्होंने एक पूरी टीम भी क्रिएट की है जो सब का फैसला करेगी। छोटी मोटी बातें सुनती हूँ तो मेरा दिल उदास हो जाता है, लेकिन हम बात करेंगे पूरे पाकिस्तान के दिल के हवाले से। एक सेहतमंद दिल, सेहतमंद जिंदगी, सेहतमंद पाकिस्तान। एग्जैक्टली दिल कमज़ोर नहीं है, आपका दिल नरम है और मेरा ख्याल है कि नरम दिल होना वो कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो अच्छी बात है। हाँ, दिल का कमज़ोर होना जो है ना, ये फिक्र की बात है। तो आज हमारे साथ दिल के अमराज के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं एक स्पेशलिस्ट जो कि पटेल हॉस्पिटल कराची में हेड ऑफ कार्डियोलॉजी हैं और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनसे हम मालूमात आज अपने प्रोग्राम में दाखिल करने वाले, शामिल करने वाले हैं। आप दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। हमारा यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपको नज़र आएगा अभी नीली पट्टी में, उस पर आप फ़ोन कीजिएगा और डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात भी हो सकेगी और आप लोगों के सवालात जो हैं वो भी आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर शमीम सदीकी साहब, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर? वालेकुम सलाम। सर तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत एहसान, ठीक ठाक है, खैरियत से। सर हम दिल के हवाले से बात करते हैं, जब भी हम अगर आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम कोशिश कर रहे होते हैं हम ये कर लें, एहतियाती तदाबीर जो हम करते हैं। लेकिन हम आपसे सबसे पहले जानना ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए, इस एम्बियंस में, इस एटमॉस्फेयर में रहते हुए वजूहात क्या होती हैं बेसिकली? इससे भी पहले मेरा ख्याल है कि एक्चुअली पाकिस्तान में सूरत है क्या कि आजकल हर घर में एक पेशेंट जो है ना वो लाजमी है, कम से कम एक पेशेंट जो। तो माजी में देखा जाए उसमें जब आज से कोई 10-20 साल पहले और ज़्यादा भी पहले 30 साल पहले चले गए, जब बहुत छोटे थे हम, तो तब शायद ऐसी सूरत हाल नहीं थी जितनी तेजी से आज ये मर्ज फैल रहा है। सर आप इस हवाले से क्या कहते हैं, किस तरह देखते हैं, प्लीज़ रोशनी फरमाएं। शुक्रिया। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, अब तक टीवी का भी और आप दोनों मेज़बान का, जिन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक के लिए आज ये सेशन चूज़ किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स इसलिए भी होने चाहिए कि जो हमारे दूर दराज शहर में जो हमारे भाई और हमारी बहनें और हमारी माएँ और हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन या ये सारी इत्तला जानी चाहिए कि दिल की बीमारियों के लिए बचने के तरीके क्या हैं और हम कहाँ खड़े हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ जो हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और क्या हम इस अपने जो हमारा टारगेट था बीमारियों से बचने का, स्पेशली दिल की बीमारियों से, क्या हम वहाँ पर हैं, उससे करीब है या बहुत दूर है। क्योंकि इसके बाद ही हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और ये सारी चीज़ सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, एज ए इंडिविजुअल हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को लेके चलें। और यकीनन हुकूमत का तो सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि जाहिर है आपको जो फैसिलिटी चाहिए होती है वो हुकूमत ही प्रोवाइड करती है। अच्छा देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस 2022 का एक WHO ने बिल्कुल रीसेंट डेटा प्रेजेंट किया है और उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है ना वो 30वें नंबर पे आता है। 30th नंबर पे आ रहा है, जिसमें दिल की बीमारी से लोग मरे। अब 30th नंबर अगर आप देखें तो कोई बहुत दूर नहीं है, क्योंकि अगर आप इन बिटवीन पाकिस्तान के सिर्फ अपना डेटा उठा लें तो 2016 में ये तकरीबन 17% के करीब डेथ्स हो रही थी दिल की बीमारियों से। और ये एज्यूम किया गया है, या उसके थ्रू जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं और जो आगे हमें फ्यूचर नज़र आ रहा है उसमें ये 29% तक जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर 16 से 30% पे जा रहा है, इसका मतलब है डबल होने जा रहा है। ये इस वजह से है कि हमारे पास क्या दिल के अमराज से बचने के लोगों के पास वसाइल हैं या नहीं है।
अवेयरनेस है या नहीं, यानी मालूमात है या नहीं है, और अगर बीमारी हो रही है उसका प्रॉपर क्योर हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो उसको रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सारे फैक्टर्स को हमें देखने की ज़रूरत है। और ये जो मैंने आपको डेटा बताया है, इसमें ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हमारे पास वैसे नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन जो कुछ भी अवेलेबल डेटा मौजूद है उसके अंदर पाकिस्तान इस नंबर पे आ रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जब हम दिल की बीमारियों की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है जो लोग अक्सर कहते हैं हार्ट अटैक हो रहा है या एंजाइना हो रहा है। ये तो एक पार्ट है हार्ट की डिजीज़ का, ये दिल की बीमारियों का, जिसकी सबसे ज़्यादा डेथ्स के फिगर हैं, और सबसे ज़्यादा लोग ही आपको जिसको शरियानों की बीमारी की वजह से आते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी और चीज़ें हैं। वेल्व की प्रॉब्लम आ रही जिसको हम दिल के दरवाजे कहते हैं, पट्ठों की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक करंट जो दिल में आ रहा है उसकी प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें होती है। दिल के अंदर जो धड़कन का सिस्टम होता है, जो धड़कन का निज़ाम होता है, ये भी एक सेपरेट बीमारी है। और इसकी वजह से आपने कई लोगों से सुना होगा कि उनको मिसबीट नहीं है, बैटरी लगती है जिसको हम पेसमेकर कहते हैं। मिसबीट भी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बैटरी लगती है, पेसमेकर लगाना पड़ता है। तो ये सारे डिफरेंट कैटेगरी है दिल के बीमारियों की, और सबके बारे में पता होना चाहिए। सर ये तो बड़ी फिक्र वाली बात आपने बताई कि ये 30% जो है ना वो डेथ रेट इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये तो बहुत ज़्यादा है वाकई। इसकी क्या वजूहत है, क्यों इतना ये बढ़ गया है? ये मतलब कहाँ हम गलती कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं बहैसियत कौम या पाकिस्तानी आगाही के हवाले से कि ये इतनी ज़्यादा शरह बढ़ती जा रही है इसकी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ज़िम्मेदारी जो है ना वो हमारे घर से, हमारे अपने अंदर से शुरू होती है, और आगे जा कर के ये सब चीज़ें हुकूमत और जो भी हमारे लोग हैं जो इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन तक जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आम लोग, तमाम लोगों के पास ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो दिल की बीमारियाँ उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि इन लोगों में दिल की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इनमें कम हैं। 0% चांस किसी में भी नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर होती है वो ये है कि जो रिस्क फैक्टर हैं, जो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन से हो सकते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, यानी जिन्हें शुरू में रोका जा सकता है। प्रिवेंटेबल है, शुरू में रोका जा सकता है। और वो क्या हैं? क्योंकि बहुत सारे नॉन प्रिवेंटेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी की एज 60 साल से ज़्यादा है तो एज को तो आप नहीं रोक सकते, उनमें दिल के अमराज के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो लोग जिनकी फैमिली के अंदर दिल की बीमारियां रन कर रही हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं ज़्यादा। वो लोग जो हाइपरटेंसिव हैं, जिनका ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनमें चांसेस ज़्यादा हैं। जिनकी दिल की शरियानों में चर्बी का सिलसिला जेनेटिकली आया है, जेनेटिकली है, उनमें ज़्यादा है। लेकिन क्या हम इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं? तो देखिए, एज को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप कुछ ऐसी चीज़ें फैमिली हिस्ट्री को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद के सारे फैक्टर्स। सर, अगर आप दो लोग देख रहे हैं, आप फ़हीम को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, हम एक नॉर्मल एक आपका इंसान देखते हैं, आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी को किस तरह से आप उसको डिटेक्ट करेंगे कि इसका टेस्ट होने चाहिए या इसको ये टेस्ट कराने चाहिए, या अमराज जानने के लिए कि क्या हम इसको देख सकते हैं, एक आम आदमी को किस तरह से पता लगेगा? अच्छा, देखिए, आम आदमी के लिए भी हर चीज़ बहुत वाज़ेह है, क्योंकि दुनिया के अंदर इन तमाम डिजीज़ के बारे में गाइडलाइंस आ गई हैं, बहुत वाज़ेह है। आपको ये देखना पड़ता है कि एज फैक्टर्स क्या हैं और फैमिली हिस्ट्री कैसी है उसकी। उसके अलावा उसकी दूसरी कंडीशंस में जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन तो नहीं है, इवन यंग एज में भी। तो वहाँ पर फिर आपको एक कैलकुलेशन होती है जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, कि जो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी कहलाती है, यानी टेस्ट से पहले क्या प्रोबेबल चीज़ें होंगी जिसके बेसिस पर हम टेस्ट का डिसाइड करेंगे। देखिए, एक रूटीन की चीज़ें हैं कि डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग आपने करनी है, आपने कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग करनी है, जिसको हम कहते हैं। इन्हीं वजूहात में हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, इनके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो उसके ना होने की वजह से कितना ज़्यादा इन अमराज में इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले हम बात ये कर रहे थे कि वजूहात क्या हो सकती है। तो इनमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जिसमें आपको मैंने बताया कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करें। तीसरी चीज़ ये कि अगर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती जिस्म में होती है तो उसके नंबर्स प्रॉपर करें, और वो नंबर्स जो है रिकमेंडेड हैं वो भी आपका फिजिशियन जो आपका मौलिज वो आपको बताएगा।
उसके अलावा वो चीज़ें जिसके लिए आपको मॉलिज के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपका एक्चुअली डाइटरी हैबिट है और आपकी एक्टिविटी है, जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आपको किसी फिजिशियन की ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप खुद कर सकते हैं, जिसमें दो मेन चीज़ें आती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए एक, और आपको डेली एटलीस्ट 20 मिनट्स की वॉक करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक। अगर डेली नहीं कर सकते तो मोस्ट डेज ऑफ द वीक करें। मैं ऐसी रिकमेंडेशन आपको नहीं बताऊंगा जो बहुत स्टर्नस एक्सरसाइजेज हो, जो आपके लिए या उन लोगों के लिए जो बहुत मसरूफ़ हैं, वो टाइम निकालने में प्रॉब्लम हो, या इसके लिए आपको कोई हाई-फाई जिम की या कोई स्विमिंग पूल की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के बाहर किसी सहन में, अपने घर के अंदर भी 20 मिनट की वॉक करें डेली, और कोशिश ये करें कि खाने से पहले करें या खाने के 2 घंटे के बाद करें। ये वॉक ब्रिस्क होना चाहिए। इसके साथ आपको जॉगिंग की भी नीड नहीं है। ये जो ख़वातीन जस्टिफाई करती हैं कि भाई हम तो सारा दिन बच्चे संभालती हैं, घर की सफाइयाँ, झाड़ू पोछे करती हैं, हमें भी क्या ज़रूरत है वॉक करने की? तो बताइए इधर इनको ज़रूरत है। मेरा ख्याल है आपने बहुत अच्छा सवाल है ये, इस पे मैं अभी आ ही रहा था और आपने खुद ही सवाल कर लिया। हमारे पास ये रूटीन में यही होता है कि जब हम ख़वातीन स्पेशली आती हैं, उनसे कहते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी को बेहतर करें, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर ओबेसिटी बहुत कॉमन है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि डाइटरी हैबिट्स अच्छे नहीं है लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो लोग कुछ दिनों के बाद जो है वो मोटे हो जाते हैं। और उसकी भी क्या रिकमेंडेशन है, मैं आपको भी इसके फ़ौरन बाद बताऊँगा। देखिए, ये चीज़ कि हम ये कह दें कि मैं रोज़ाना, देखिए मैं अगर 2 हॉस्पिटल में काम करता हूँ या 3 में करता हूँ या 4 में करता हूँ, और मैं लिफ्ट अगर इस्तेमाल ना करूँ और अब मैं डेली 4th फ्लोर पे चढ़ूँ और मैं आके ये कहूँ कि मैं तो डेली एक्सरसाइज करता हूँ, ये रिकमेंडेड नहीं है। ख़वातीन अगर घर के काम करती हैं बिल्कुल करें, लेकिन जब आप एक्सरसाइज के लिए प्लान करते हैं ना, तो ये एक मैसेज बॉडी के अंदर जाता है आपके ब्रेन को कि नाउ यू आर रेडी, ये आप अब तैयार हो गए हैं कि आप एक्सरसाइज करें, जिससे हार्मोनल सिक्रीशंस होती हैं और वो जो आपकी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको एक्टिवेट करती हैं। सर, वो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बेस्ट है। यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर में बहुत मसरूफ़ है तो आप एक्सरसाइज करें। आपको अपना टाइम डेडिकेटेड, जैसे खाना खाने के लिए आप निकालते हैं, जैसे आप दूसरी एक्टिविटी के लिए निकालते हैं, मामूलात में अपनी ज़िंदगी को ये शामिल करना है, बिल्कुल करना है। फेसबुक, इंस्टा के रील्स पे हम इतने घंटे ज़ाया कर देते हैं। मैं तो कर देती हूँ वैसे, एक्चुअली आप मुझे कह रहे हैं, मुझे पता है मेरे दिल कमज़ोर कर रहे हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, सारे ही कर रहे हैं हम लोग। तो सर, फेसबुक रील पे भी आप ये चीज़ें भी आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप हेल्दी ईटिंग करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, वॉक पे जाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें। हम अगर यहाँ पे ये बात करें, एक जो मिडिल एक बच्चा है, उसको दिल के क्या अमराज हो सकते हैं, और एक मिडिल एज लाइक 30 से लेके यानी 25 के बाद से लेके 40 तक के दरमियान, और एक वो एज है जो कि 70 प्लस के लोग होते हैं, इनमें जो रेट है वो सबसे ज़्यादा किन में होता है और क्या अमराज होते हैं? बच्चे तो मेरा ख्याल महफूज होने चाहिए इससे, कि बच्चों में भी है ये। सर, ये बताते हैं बच्चे महफूज तो हैं, लेकिन बच्चों में ना एक्चुअली जो शरियानों की प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है जिसको हम कंजेनाइटल या वो डिजीज़ जो कि पैदाइशी तौर पर होता है, वो हो सकता है। सुराख वाला सुराख हो सकता है, कोई वाल की लीकेज हो सकती है, पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। इसको अर्ली स्टेज पे इसलिए पकड़ने की ज़रूरत है कि अगर आपने अर्ली स्टेज पे इसको पिक नहीं किया तो आगे जाने के बाद दिल के पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि जो आपने बात बताई कि किन लोगों में ज़्यादा चांस, देखिए अभी भी 60 प्लस वालों के ऊपर जो है ना ज़्यादा चांसेस हैं कि दिल की अमराज होते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिस्क फैक्टर आपका बढ़ जाता है। एजिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। हेल्दी लाइफ का मतलब जो मैंने बीच में रह गया था कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम करना है, कोशिश ये करना है कि चावल और रोटी का इस्तेमाल कम करें और अपना पेट ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भरें और अच्छी प्रोटीन की डाइट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, वक्त हमारे पास कम है। वजूहात जो है वो हमें पता चल गई हैं, ये वो सारी वजूहात हैं जो हमारी अपनी क्रिएट की हुई हैं, जो कहीं से हमारे ऊपर नहीं आई, हमने। अच्छा, इलाज के हवाले से पाकिस्तान में इन अमराज के इलाज के लिए क्या सहूलियात मौजूद हैं, शहरों में भी, देही इलाकों में भी और शहरों में भी? इधर इस पर भी रोशनी डालिएगा। इलाज के हवाले से देखिए बहुत सारी चीज़ें, जितना हमारा इस वक्त जो रेशो है डिज़ीज़ का और जितनी ज़्यादा डिज़ीज़ हमारे मुल्क के अंदर फैली हुई हैं, हमारे पास इलाज के वसाइल बहुत कम हैं। और आई थिंक कि मेरा ये ख्याल है अपना कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए कि जितनी भी दिल की बीमारियां हैं उनको देखने के लिए जितनी भी वो चीज़ें कर सकते हैं वो करें। सिंध के अंदर कुछ इस तरह के इदारे हैं जिन्होंने, जो गवर्नमेंट के इदारे, उन्होंने कुछ चीज़ों को कम करने के लिए कोशिश तो की है, लेकिन इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा सूबा है, इसमें जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, होना ये चाहिए कि जो स्पेशलाइज सेंटर्स जितने भी हैं ना, वो स्पेशलाइज चीज़ों को तो देख रहे होते हैं।
तो लेकिन साथ साथ अब ये कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर है कि देखिए दिल की बीमारी के साथ मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, जिसमें डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, किडनी की प्रॉब्लम भी है। तो ऐसे अस्पतालों में जहाँ पर कि ये सारी जो जिसको हम जनरल सेटअप कहते हैं, जनरल अस्पताल है, वहाँ पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पेशलिटी जो आपकी डिजीज़ है उसको ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए। नॉट ओनली कि मैं सिर्फ कार्डियोलॉजी की बात करूं, गुर्दे के अमराज के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनाने का शायद इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल हॉस्पिटल के अंदर गुर्दों के इमराज को या हार्ट वाले इमराज के इलाज को अच्छा कर दें तो लोगों को वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा, मुख्तलिफ जगह नहीं जाना पड़ेगा। कि आप जिस हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है या उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा, और उसको फौरी तौर पर प्रिकॉशनरी अपने लिए या अपने घर में किसी के लिए भी क्या किया जाए, और अगर आपके हॉस्पिटल पटेल हॉस्पिटल से जहाँ से आपका ताल्लुक है आप वहाँ जाते हैं तो क्या फैसिलिटीज़ हैं जो मौजूद हैं, और गरीब आदमी के लिए क्या फैसिलिटेट कर रहा है पटेल हॉस्पिटल? ठीक है, देखिए पहली चीज़ तो ये कि जो पहला सवाल था आपका, जिसमें ये कि अगर हार्ट अटैक आ रहा है या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए, तो बहुत आसान सी बात है। अगर किसी आपको चेस्ट पेन किसी को हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूल रही है, पसीने आ रहे हैं, और एज उसकी 50 से ज़्यादा है, या यंग लोगों के अंदर 40 से ऊपर भी है, या इवन विद इन 30 ईयर्स है, आप फौरी तौर पर अस्पताल की इमरजेंसी जाइए। ऐसे अस्पताल की इमरजेंसी जहाँ पर इमरजेंसी में आपके पास एटलीस्ट ECG की फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्योंकि ECG के ऊपर आप बड़े हार्ट अटैक को इनिशियली पकड़ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से फिर वो आपको आगे डायरेक्ट करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरी चीज़ ये जो आपने मुझे बताया कि देखिए पटेल हॉस्पिटल के अंदर कार्डियोलॉजी का यूनिट हमने पूरा का पूरा इसलिए ऊपर बढ़ाया कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि जनरल सेटअप में स्पेशलिटी सारी की सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ पर हमने हार्ट अटैक से लेकर के प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जिसको हम ये कहते हैं कि एक्यूट हार्ट अटैक में फौरी तौर पे शरीयान खोलने का काम, और बाईपास सर्जरी, इसके अलावा वेल्व की सर्जरी जिसको हम वेल्व का ऑपरेशन कहते हैं, ये सारी चीज़ें, बच्चों की बीमारियाँ जो हार्ट से रिलेटेड हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ इस हॉस्पिटल के अंदर हमने विद इन ईयर टाइम कर दी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। जल्दी से मुझे एक छोटे से सवाल का आंसर कीजिएगा सर कि क्या खून का अतिया करने वाले लोगों में दिल के अमराज का चांसेस कम होते हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि खून का अतिया उन लोगों को देना चाहिए जिनके अंदर खून की ज़्यादती होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन 17-18 पे होता है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ आ गया है। हमारे प्रोग्राम के हवाले से, आज की शो के हवाले से जो फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास, उज़मा एजाज खान और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।